अम्मा ने उनके हाव-भाव को कनिखों से देखा और मुंह पिचका लिया। तुम्हें जो मगजमारी करनी है वह करो, हमें तो दहेज का सामान बस मुंबई रफा-दफा करना है। सो कुछ मामूली उपहारों को छोड़कर बाकी सामान धीरे-धीरे 2 से 3 खेपों में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तेजेंद्र मायूस हो गया, यह सोचते हुए कि तेजेंद्र भौतिकवादी हो गया है। उसे अपने घर वालों से ज़्यादा निर्जीव वस्तुओं से प्यार हो गया है। वैसे तो वह शादी से पहले ऐसे मानसिकता वाले लोगों की नुक्ताचीनी करने से बाज नहीं आता था। भाइयों में सबसे छोटा भाई गजेंद्र ने सभी को समझाया, भैया सुलझे हुए विचारों के भले आदमी हैं, स्वार्थी कभी नहीं हो सकते। उन्हें तो मर्यादित जीवन और अच्छे संस्कारों से हमेशा प्यार रहा है। स्वार्थ से तो उन्हें सख्त नफरत है। इसलिए हमें उनके बारे में कोई अनाप-शनाप धारणा नहीं बनानी चाहिए। वह हमसे और हमारी पारिवारिक संस्कृति से हमेशा जुड़े रहे हैं। भाभी जी के बारे में अभी मैं कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं वह कह सकते हैं कि भविष्य में वह अपने ससुराल में क्या गुल खिलाएगी, पर यहाँ तो तय है कि वह भारत में पाकिस्तान बनवा कर ही दम लेंगी। तेजेंद्र के विवाह के चिन्ह के तौर पर घर में कुछ भी उपलब्ध न रहने के कारण उसकी तीनों बहनें नंदिनी, मीठी और रोशनी कुछ समय तक सदमे में थी। शादी के उल्लास और चहल पहल के बाद अचानक छाए सन्नाटे से घर का कोना कोना भाई भाई कर रहा था। उनकी माँ तो 1.5 साल पहले ही डॉक्टर की गलत दवा के कारण मौत का शिकार हो चुकी थी। माँ की असामयिक मौत के बाद पापा गुमसुम रहने लगे थे। बड़े भाई कमलेंद्र अपनी एकल पारिवारिक व्यवस्था में ही इस तरह उछल गए थे जैसे उनका इसके सिवा दुनिया में कुछ और है ही नहीं। ऐसे में परिवार को तेजेंद्र से ही बड़ी उम्मीद थी। उन्हें उनसे आर्थिक मदद से अधिक मानसिक संबल की अपेक्षा थी। प्रेमेंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर अपनी और अपनी बहनों की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर ही लेता था। पापा जी के पेंशन के रुपए भी काम में आ जाते थे। इस दरमियान जुगनी की माँ का मुंबई आना जाना अधिक बढ़ गया था। वह जुगनी को ससुराल से भरसकर दूरी बनाए रखने के लिए सचेत करती रहती थी। इसके लिए नए नए तौर तरीके भी वह उसे बताती रहती थी। एक दिन उसने जुगनू से कहा, अगर तेजेंद्र के मन में अपने भाई बहनों के प्रति लगाव बना रहेगा तो उसे उनकी आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी। सो तुम्हारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच संबंधों में दरार बढ़ती जाए। अभी तो उसकी तीनों बहनें अनब्याही है। उनकी शादी के लिए तेजेंद्र को ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके पापा और कमलेंद्र तो कुछ भी करने से रहें। देखो कमलेंद्र कितनी होशियार से उनसे कन्नी काट गया है। दरअसल तुम्हें तो दूल्हा कमलेंद्र जैसे मिलना चाहिए था। अम्मा कमलेंद्र का गुणगान करते हुए तेजेंद्र के नाप पर रो रो कर अपना माथा पीटती। एक दिन उसने जुगनी से कहा, कुछ ऐसे गंभीर हालत पैदा करो कि तेजेंद्र की बहनें कुंवारी ही बूढ़ी हो जाए, इससे तुम्हें फायदे होंगे। एक तो तेजेंद्र को उनकी शादी पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, दूसरे तेजेंद्र के कमीने परिवार की सारे समाज में थू थू हो जाएगी। जिस घर में बेटी और बहनें अविवाहित रह जाती हैं, समाज में उसे बड़ी नीचे निगाहों से देखा जाता है। उसके बाद तुम अपनी सहेलियों और जान पहचान वाले में भाई बहन के रिश्ते के बारे में कुछ गंदी अफवाहें फैला देना। देखना सारे के सारे सदमों से न केवल बीमार होंगे बल्कि दुश्चिंताओं में पड़कर पीलिया से ग्रस्त होकर दम भी तोड़ देंगे। पर तेजेंद्र ने तो संकल्प ले रखा था कि वह अपने सहोदरों की जीवन नया पार लगाकर ही दम लेगा। इस बीच प्रेमेंद्र ने तेजेंद्र को नंदिनी की शादी से संबंधित बातचीत करने और इस बाबत अन्य बंदोबस्त करने के लिए आने का आग्रह किया।
जब अम्मा को इस बारे में पता चला तो उसने जुगनी को दिन रात बहकाया। बिटिया तेजेंद्र को किसी भी कीमत पर नंदिनी की शादी के बारे में बातचीत करने के लिए उसके घर मत देना। इस तरह जिस शाम तेजेंद्र को ट्रेन पकड़नी थी, जुगनी दहेज के मुद्दे पर उससे झगड़ बैठी। उसने तेजेंद्र से कहा, जब तक तुम दहेज में मिला स्कूटर पेमेंद्र से छीनकर वापस नहीं लाओगे, तुम्हें तुम्हारे कमबख्त भाई बहनों के पास जाने नहीं दूंगी। फिर उसने उसके पर्स से रिजर्वेशन टिकट निकालकर फाड़कर चिद्दी चिद्दी कर दिया। झगड़े पर उतारू औरत के सामने वह बेबस हो गया। हेलो हेलो दूसरी और तीसरी बार भी जब वह नंदिनी के लिए लड़का देखने जाने की तैयारी में था तो जुगनी ने उसे इसी तरह घर न जाने के लिए मजबूर कर दिया। तेजेंद्र तो जुगनी के जोर जोर से शोर मचाने के कारण ही समझ जाता था, मोहल्ले वाले में शोर मच जाएगा तो उसकी बदनामी होगी। गलती भले ही औरत की हो, दुनिया पुरुष को ही दोषी ठहराती है। जुगनी ने उसकी कमजोरी नस पहचान ली थी और जब जब वह किसी ऐसी ही निहायत जरूरी काम से अपने पैतृक घर जाने का मन बनाता, जुगनी शोर मचाने लगती और तेजेंद्र खामोश होकर बैठ जाता। वह उसकी कमजोरी नस पर हाथ रख देती। बहरहाल हर बातों में तू मैं उनके दाम्पत्य जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। जुगनी तो मुंहफट थी ही, लेकिन जब उग्र होती तो गाली गलौज भी करने लगती। ऐसे में तेजेंद्र अपना माथा पीटकर अपने बुरे समय को कोसता रहता। उसने तो अपने ही क्षेत्र की लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की थी कि उसकी आदतें रहन सहन आदि उसकी तरह होंगे, जिससे रिश्तेदारी निभाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। वह मुंबई में रह रहा होगा, जबकि उसका और उसकी पत्नी का परिवार सुख दुख में एक दूसरे के साथ होगा। मुंबई में ही उसके लिए कितने ही शादी के प्रस्ताव आए थे, पर उसने सबसे ना कर दिया कि शादी करूंगा तो अपने ही क्षेत्र की किसी संस्कारी लड़की से, वरना नहीं करूंगा। तेजेंद्र के पापा सेहत से और अपने अखंड स्वभाव से इस लायक नहीं थे कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निपटाते। कुल मिलाकर वह अपने गृहस्थ जीवन के प्रति उदासीन हो गए थे, यह सोचकर कि मेरे सारे बेटे तो इतने बड़े और समझदार हो ही गए हैं कि वह उनकी जिम्मेदारियों की भली भांति निभा सके। इस बीच तेजेंद्र ने मुंबई से फोन करके अपने हाथ खड़े कर दिए। पेमेंद्र, तुम्हारी भाभी मुझे तुम लोगों के लिए कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी न कर पाने के लिए मजबूर हूँ। थक हार कर पेमेंद्र ने खुद नंदिनी के लिए एक रिश्ता तय किया, वह भी बड़ी अफरा तफरी में, क्योंकि उसकी उम्र शादी के लिहाज से ज़्यादा हो रही थी। नंदिनी की शादी हुई पर अफसोस की सफल नहीं रही। यह सब हताश में उड़ाए गए कदमों के कारण हुआ। किसी को क्या पता था कि जिसके लड़के के साथ नंदिनी का विवाह हुआ है, उसका पहले से ही किसी औरत के साथ नाजायज संबंध है, जिससे उसकी एक संतान भी है। अम्मा को जब जुगनी से यह बात पता चली तो वह फूली ना समाई। चलो, उस कमीने परिवार की बर्बादी शुरू हो गई है, अब उनकी बर्बादी का मंजर हम तसल्ली से देखेंगे। कमीने पेमेंद्र को खुद पर कितना गुरूर था। हमारे दहेज का स्कूटर हथियाने का उसे अब अच्छा दंड मिला है। उसकी बहनों ने भी दहेज का सामान कब्जा कर बहती गंगा में खूब हाथ धोया। अब उनकी मांग में कभी सिंदूर नहीं सजेगा। यह मेरी साजिश है, उन सब का ऐसा सत्यानाश हो कि वह फिर कभी आबाद ना हो सके और तेजेंद्र का सारा खानदान मटिया मिट हो जाए। एक दिन अम्मा ने जुगनू को फोन पर बतलाया, देखना
नंदिनी को जल्दी ही ससुराल से खदेड़ दिया जाएगा और वह घर आकर बैठेगी। अब उसका दूसरा ब्याह ना हो सकेगी, क्योंकि यह सब मेरा ही टोने टोकने का असर है। मैं एक डायन के भी संपर्क में हूँ, जिसने अपने कर्म कांडों से तेजेंद्र के परिवार को नेस्तनाबूद करने का मुझसे वादा किया है। जुगनी खुश थी कि उसकी अम्मा उसके रास्ते के सारे कांटे हटाकर उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी हुई है। वैसे भी वह अकेले यह सब कैसे कर पाती। टोने टोटकों और अघौड़बाजी के बारे में तो उसे इतना ज्ञान भी नहीं है जितना अम्मा को है। इसी वजह से अम्मा का मुंबई आना जाना बढ़ गया। उसका मुंबई आने का तो उद्देश्य ही था कि एन केन प्राकरण तेजेंद्र का अपने परिवार से मोहभंग करा करके उसे ऐसी हालत में छोड़ जाए जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आखिरकार वह अपनी बीवी के ही तलवे चाटेगा। इधर कोई 3 वर्षों तक जुगनी गर्भवती नहीं हुई तो मायके वाले को चिंता हो गई कि कहीं तेजेंद्र ना मर्द या ना पुरुषक तो नहीं है। अम्मा के सिखाने पर जुगनी ने पड़ोस में ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया कि कमी तेजेंद्र में है। अम्मा मुंबई आई तो उसने जुगनी की आंखों में झांक कर देखा। बिटिया, कोई खास बात है क्या? वह आंखें नाचते हुए बोल पड़ी, अम्मा, मुझे तो लगता है कि तेजेंद्र का अपने ही ऑफिस में किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, वरना शादी के 3 वर्षों बाद भी। पर सच्चाई यह थी कि तेजेंद्र बड़ी सावधानियां बरतता था और कुछ वर्षों तक बाल बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता था। एक दिन तेजेंद्र के ऑफिस जाते ही अम्मा जुगनी को खींचती हुई एक मौलवी के पास ले आई। मौलवी ने अम्मा और जुगनी की सारी समस्याएं सुनने के बाद उसके शक पर सच की मुहर लगा दी। आपकी बिटिया के पांव इसलिए भारी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसके शौहर के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात है और वह जल्दी ही आपकी बिटिया को छोड़कर उसे निकाह करने जा रहा है। पर उस बदचलन औरत से इसके शौहर का छुटकारा दिलाने की तिलमिस्मी नुस्खा मेरे पास है। कल तुम दोनों मुझसे पीर बाबा के मजार पर मिलना। अम्मा को मौलवी द्वारा बताई गई एक एक बात पर भरोसा हो गया। मौलवी ने दोनों को नाको चने चबवाए, ऐसे ऐसे कर्मकांड करवाए कि अम्मा के सिवा कोई और औरत होती तो भाग खड़ी होती। अम्मा ने तो मौलवी के नुस्खों को खूब आजमाया, बदले में उसे मुहमांगा पैसा दिया। इसके अलावा मौलवी के कर्मकांडों में शिरकत करने के लिए जुगनी को एक रात उसी के यहाँ छोड़कर भी आई और तेजेंद्र से बहाना बना दिया कि जुगनी अपनी एक सहेली की शादी में गई हुई है और रात भर वहीं रहेगी। इस तरह उसने मौलवी द्वारा दिए गए झाड़ फूंक वाले कुछ रसायन और राख भभूत की चोरी छिपे तेजेंद्र को भोजन में मिलाकर खिलाई, जिससे वह कभी कभी बीमार भी पड़ गया। पर जब सारे नुस्खे बेकार हो गए तो फिर वह उसे कर्मकांडी ओझाओं और बाबाओं के पास भी ले गई। यह सब करते हुए जुगनी उकता गई, अम्मा, हमारी दुर्दशा काहे कर रही हो? अब जब तेजेंद्र की नालायक और बेपरवाह होकर गैरों पर अपना सर्वस्व लुटा चुका है तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसी दरमियान जुगनी की एक रिश्ते की बहन कल्लो, जिसे टोने टोटकों में बड़ी महारत हासिल थी, अम्मा को फोन करके बताया, मामी, जुगनू के गर्भवती न होने का एक अहम कारण यह है कि तेजेंद्र के घरवाले ने ओझाओं द्वारा कुछ कर्मकांड करवाए हैं। इस बार जब आप वापस घर आना तो जुगनी को भी ले कर आना, मैं उस कर्मकांड की काट बताऊंगी। जुगनी निश्चित तौर पर मां बनेगी और तेजेंद्र उसका साया बनकर उसके आगे पीछे डोलता फिरेगा।
उसके बाद जब जुगनी मायके गई तो उसकी रिश्ते की बहन कल्लो समेत उसके जीजा ने भी उससे ढेरों कर्मकांड करवाए। उसने अपने जीजा के घर में कुछ दिनों रहकर भी बहुत कुछ कर्मकांड किए। उसके साथ शमशान घाट, पीर बाबा की मजार और शिवालय भी गई तो उसके जीजा किसी प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत थे, पर वह भी हस्त विद्या, अंक विद्या जैसे ज्योतिष विद्याओं में पारंगत होने का खूब दम भरते थे और ज्योतिष की किताबें पढ़ते हैं। खुद जुगनी ने तेजेंद्र को अपने जीजा की इस क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बतलाया था कि उन्होंने कितनों को ही हीरा, पन्ना, नीलम और पुरखराज जैसे पत्थरों की अंगूठियां बनाकर उनके समय में चार चांद लगाए हैं और तुम्हें उनसे मिलकर अवश्य ही उपकृत लाभान्वित होना चाहिए। ऐसी बातों का हमेशा माहौल उड़ाने वाले तेजेंद्र उसकी बात ही टाल जाता। बहरहाल जब वह जीजा के यहाँ से वापस मायके आई तो तेजेंद्र के बड़े भाई कमलेंद्र उसे अपने शहर लेने आ गए। उन्होंने अम्मा से कहा, मम्मी जी, जुगनी को कुछ दिन मेरे यहाँ भी रहने के लिए भेज दीजिए। बच्चे अपनी छोटी आंटी से मिलने के लिए बेचैन हैं। अम्मा तो कमलेंद्र की शकल सूरत और कीरत सीरत पर पहले से ही फिदा थी और कई बार यह भी तमन्ना कर चुकी थी कि काश जुगनी को कमलेंद्र जैसे पति मिला होता। सो उसने कोई नानुकर किए बिना कमलेंद्र के साथ जुगनी को विदा कर दिया, जहां वह उसके और उसके परिवार के साथ 2 हफ्ते रही।